हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 15 में। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने देख लिया था कि बोर ने किस प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉन की जो किसी न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। वेलोसिटी को फाइंड आउट करने पर उन्होंने हमें एक रिलेशन दिया V=ZE² डिवाइडेड बाय 2NH∪0। इसको फर्दर जब हम लोग इलाबोरेट किए, सॉल्व किए, तो हमारे पास वेलोसिटी आई 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। इसी वेलोसिटी का यूज करके बोर ने किसी इलेक्ट्रॉन की किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी ऊर्जा होगी, अर्थात किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा रखता है, इस चीज़ को कैलकुलेट किया। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से बोर ने एनर्जी को कैलकुलेट किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरह के ऊर्जाएं डेवलप हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। पहली जो ऊर्जा डेवलप होती है वो इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है और उसे हम लोग गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये इक्वल होता है ½ mv² के। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मूविंग पार्टिकल का वो इक्वल होता है 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। दूसरी जो ऊर्जा डेवलप होती है इस इलेक्ट्रॉन पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रही है उसकी वजह से होती है, और इसकी वजह से जो ऊर्जा डेवलप होती है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिजिक्स में आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि जब कोई दो चार्ज पार्टिकल हो Q1 और Q2 और दोनों के बीच डिस्टेंस R हो तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस अट्रैक्शन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी सिस्टम में, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो बराबर होगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R के। इसी इक्वेशन का यूज करके बोर ने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो वेलोसिटी के द्वारा किया गया। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे किसी इलेक्ट्रॉन का, फिर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv²। यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म है, वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लोग पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, V इक्वल्स टू होता है ZE² डिवाइडेड बाय 2NH∪0। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने पर हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आएगा 1/2 mZ²e⁴, ये पावर 4 देगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 दे देगा, ये h² बन जाएगा, ये ε0² ये n² हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 8 आ जाएगा। mZ²e⁴ डिवाइडेड बाय h² ε0² n²। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट देखने को मिल रही हैं। m हमारा कांस्टेंट है, e⁴ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, प्लास कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है। सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो इतना का वैल्यू हमारे पास आएगा 13.6। बचा रह गया हमारे पास Z² डिवाइडेड बाय n², ये वेरिएबल के रूप में बचा रहेगा। तो ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई वो आई +13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर हम इसे चाहते हैं कि जूल में कन्वर्ट करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है ऊर्जा को तो एक अर्ग इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻7 जूल। तो हमें बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो ऊर्जा वाला टर्म है उसे लेके चलेंगे। तो हमारे पास फाइनल जो ऊर्जा आई, काइनेटिक एनर्जी जो आई हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, वो आई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो अभी हमने कहा कि जब कोई दो चार्ज हो Q1 Q2 दोनों के बीच डिस्टेंस R हो, यहाँ पे Q1 हमारा न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा ZP, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है ZP, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। ZP प्रोटॉन है तो इस पर चार्ज कितना होगा, ZE चार्ज होगा। तो ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो होगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R। तो Q1 के जगह पे ZE लिख देंगे और Q2 के जगह पे -E लिखेंगे, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है,
और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वहाँ प्रोटॉन पाया जाता है। तो प्लस और माइनस ओवरऑल हमको माइनस देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस में आएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी प्लस में आई थी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस में आने वाली है। अब आगे देखते हैं क्या क्या होगा। हमारे पास रेडियस का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, निकाल चुके हैं। R=2 होता है n स्क्वायर जेड स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m जेड ई स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूला को यहाँ पे पुट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बचा रहेगा हमारे पास माइनस m जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर इंटू 2। हम यहाँ पे क्या किए हैं, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए हैं। ओवरऑल कट के 1 आएगा और वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 दे देगा हमें, और 2 हमारे पास ये बचा रहेगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 8 वाला टर्म देख रहे हैं, इसका वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं 13.6। तो ओवरऑल हमारे पास ये इतना वैल्यू आएगा कांस्टेंट का। इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि 13.6 आता है, तो यहाँ 13.6 पुट कर देंगे और हमारे पास बचा रहेगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू 2 हमारे पास हर केस में रहेगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दुगुना आ रही है। ये हमारा ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का दुगुना आ रही है, ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा कि -2 × 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी आई थी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये पॉजिटिव में थी, ये नेगेटिव में थी, ये बड़ा वैल्यू आई थी, दुगुना थी। तो ओवरऑल हमारे पास आया टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इक्वेशन को याद रखेंगे आप, इससे एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। तो हमारी जो टोटल एनर्जी आई वो आई -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रहा है वो जेड पे डिपेंडेंट दिख रहा है और n पे डिपेंडेंट दिख रहा है। जेड बढ़ेगा तो हमारा एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर n बढ़ेगा हमारा तो एनर्जी जो है हमारी घट जाएगी। ये रिलेशन थे। हम आगे समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल लेकर के कि बोर ने कैसे पोस्टुलेट दिया, कैसे क्वांटाइजेशन कंसेप्ट को डेवलप किया। फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या था, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, क्या हमें बताता है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, उसके बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी कितनी होगी उसे फाइंड आउट करें। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा में घूम सकता है, तीसरा है, चौथा ऑर्बिट है। सभी ऑर्बिट का हम लोग एनर्जी निकालते हैं। तो ऑर्बिट नंबर 1 की बात करते हैं, n=1, वहाँ पे हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं तो जेड होगा हमारे पास 1। एनर्जी निकालते हैं, पहला ऑर्बिट का E1 लिखेंगे, आएगा हमारे पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो -13.6 इंटू जेड 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओवरऑल आएगा हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली जो ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम की, उसकी ऊर्जा आई -13.6। अब निकालते हैं दूसरी ऑर्बिट की ऊर्जा। तो दूसरे की निकालेंगे तो n=2 हो जाएगा, z=1 हो जाएगा। तो दूसरी ऑर्बिट की ऊर्जा निकालेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इंटू जेड 1 का स्क्वायर, n हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 3.4 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दूसरी ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम की दूसरी ऑर्बिट की ऊर्जा कितनी हो गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं तीसरी ऑर्बिट के ऊपर। तीसरा ऑर्बिट आने की n=3 ले रहे हैं, जेड तो हमारा एक ही रहेगा। तो तीसरी ऑर्बिट की ऊर्जा आ जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे तो -13.6 इंटू जेड 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n यानी कि 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो जाएगा हमारे पास -13.6 डिवाइडेड बाई 9। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीसरे ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम की तीसरे ऑर्बिट की ऊर्जा आई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चौथे ऑर्बिट की निकालता हूँ मैं, n=4 और z=1 रहेगा। तो
चौथे ऑर्बिट की जो ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इंटू जेड ए का स्क्वायर, यहाँ पे एन है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 डिवाइडेड बाई 16 तो आ जाएगा 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 ऑर्बिट का हम लोगों ने ऊर्जा निकाला। किसी भी ऑर्बिट का ऊर्जा निकालने से पूछा जा सकता है आपसे, तो बस आपको जेड पता रहना चाहिए, एन पता रहना चाहिए, आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये 4 ऑर्बिट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से ग्राफिकली। पहला जो ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा है पहली जो ऑर्बिट दिख रही है उसकी ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी जो ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी जो ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको दूसरे टर्म में समझ सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से कैप्चर करके रखा है, पकड़ के रखा है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वह -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ में बंधुआ मजदूर की तरफ वहाँ पे बंधा हुआ है। जो दूसरा ऑर्बिट है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो उतनी ऊर्जा से न्यूक्लियस से कैप्चर है। तीसरी ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रही है उसकी ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कैप्चर है न्यूक्लियस के द्वारा। अब हम यह कहें जो पहला इलेक्ट्रॉन है हमारा ऑर्बिट 1 में है, अगर मान लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन को कहें कि इलेक्ट्रॉन भाई अगर हम तुम्हें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे दिए, पहला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुमको दे देंगे अगर बाहर से, तो क्या तुम जंप कर जाओगे? पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाओगे क्या? ऐसा हम लोग करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब अपना एनालिसिस करेगा, बताएगा कि जंप कर सकते नहीं कर सकते हैं। कैसे बताएगा आगे देखते हैं हम लोग। तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हम लोग बाहर से दिए कितना ऊर्जा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने ऊर्जा दी, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन देखेगा कि 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कोई हमारे पास एनर्जी सेल है क्या, ऑर्बिट है क्या? तो दिख ही नहीं रहा है। एक 3.4 वाला दिख रहा है, एक 1.51, एक 0.85। तो ऊर्जा कुछ दिख ही नहीं रही है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं, हम जंप नहीं कर पाएंगे, उतना नंबर वाला, उतना एनर्जी वाला ऑर्बिट हमारे पास है ही नहीं, तो हम वहाँ पर जंप करेंगे नहीं। इसको ऐसे समझिए कि हमने बंटवारा कर दिया कि 90 नंबर जो लाएंगे वो फर्स्ट बेंच में बैठेंगे, जो 80 नंबर लाएंगे वो सेकंड बेंच में बैठेंगे, 70 नंबर जो लाएंगे वो तीसरे बेंच में बैठेंगे। अगर कोई बच्चा 65 नंबर लाया तो वो तो उसको तो बेंच ही नहीं मिलेगा, वो किसी का मतलब ना आगे रहेगा ना पीछे, मतलब बीच मझधार में फंस जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एक घर से दूसरे घर जाना है तो उसको उस घर के मुताबिक नंबर लाना पड़ेगा। उसी तरह से जिस प्रकार से किसी स्टूडेंट को अगर 70 वाला बेंच से 80 वाला बेंच में जाना है तो उसको 80 ही लाना पड़ेगा, 65 लाने से काम नहीं चलेगा। तो बस उसी तरह से यहाँ पर भी है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे घर में अगर जंप करना है तो उस घर के मुताबिक उसके पास ऊर्जा रहनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा, वहाँ अच्छे से घूम पाएगा और अपना काम कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे तो हम यहाँ पे जंप नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है चलो ठीक है, तुमको हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे। पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास हम कह रहे हैं कि तुमको हम कितना ऊर्जा दे रहे हैं? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन से क्या तुम जंप कर जाओगे? तो देखते हैं जंप करा करके। इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियस इसको एकदम जकड़ के पकड़ा है, बाहर से ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐड करेंगे तो आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि हाँ, दूसरी जो ऑर्बिट थी उसकी वो -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा थी। तो बोलेगा हाँ, मेरे घर में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एक कक्षा है, क्योंकि मेरे पास भी उतनी एनर्जी है तो मैं वहाँ जाके एडजस्ट हो सकता हूँ, वहाँ पर जाके रिवॉल्व कर सकता हूँ, सारा काम कर सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ से जंप कर सकता हूँ। मतलब हाइड्रोजन वाले केस में अगर पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी जाए तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा, मतलब पहली कक्षा से जंप करके दूसरी कक्षा में चले जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=1 to n=2। मतलब हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, न्यूक्लियस है, पहली कक्षा है n1, ये दूसरी कक्षा है n2। तो
पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जाने में कितनी ऊर्जा चाहिए, तो पहली कक्षा की ऊर्जा हम लोग निकाल चुके हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकाल रहे हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तभी जा पाएगा जब इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है उतना उसको एनर्जी मिले। तो हम लोग E2 - E1 कर देंगे। E2 कितना है हमारे पास, जो दूसरी कक्षा है उसकी ऊर्जा कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस इंटू माइनस पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब यह जो N1 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 कक्षा में जंप कर जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। तो यही बात रदरफोर्ड बोलते हैं, यही बात बोर बोलते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड है। हमारे पास एनर्जी जो आया था किसी भी सेल की वो आई थी -13.6 इंटू Z²/n²। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, एटम तो हमारा वही रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो उसकी ऊर्जा तो क्वांटाइज होगी ना, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की ऊर्जा तो क्वांटाइज्ड है, मीन्स उसमें जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी भी ऊर्जा उतनी ही होगी। अगर दूसरी ऑर्बिट की बात करें, यहाँ 2 पुट करेंगे तो उसकी ऊर्जा फिक्स्ड वैल्यू आएगी हमें। तो दूसरी जो ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा भी फिक्स्ड है, मतलब क्वांटाइज्ड है। तो इसलिए बोर ने हमें पोस्टुलेट 6 में बोला कि हर एक जो मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोला कि हर एक ऑर्बिट की ऊर्जा फिक्स्ड है। इस हिसाब से हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्वांटाइज्ड हो गई। और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा था छठा पोस्टुलेट में बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज भी कर सकता है और एनर्जी को गेन भी कर सकता है। एनर्जी को गेन तब करता है जब उसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना हो, मतलब 1 से 2 में जाना हो तो उसे ऊर्जा देना पड़ा बाहर से हमें। लेकिन अगर एनर्जी उसे लॉस करना हो तब वो हाईएस्ट एनर्जी मतलब हायर एनर्जी लेवल में जब हो वो, और उसे अगर नीचे लेवल में आना हो यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में आना हो तो उसे ऊर्जा रिलीज करनी पड़ेगी, तभी वो नीचे आ सकता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चौथी कक्षा में है, उसे पहली कक्षा में आनी है तो अपनी ऊर्जा को रिलीज करेगा और इसमें आ जाएगा। तो यही बात वो कहते हैं। दूसरी बात, इसको दूसरे तरीके से वो कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तभी जाएगा जब वो उसको इन दोनों कक्षा के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ऊर्जा मिल जाए। मतलब बोर कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में तभी जाएगा जब N2 - N1 के बराबर उसको एनर्जी मिलेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वरना इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। यही सारी बातें बताते हैं। और यहीं से उनको दिमाग में आइडिया आया कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, हमारा जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो उसके पास भी उतनी ही ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा को लॉस नहीं करता है और इसलिए वह जाके न्यूक्लियस से कोलैप्स नहीं करता है। और इस तरह से ये जो बोर का कंसेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, काफ़ी ज़्यादा ये आगे बढ़ा। यहाँ पे एक बात और गौर करनी है हमें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। पहली कक्षा की जो ऊर्जा थी हाइड्रोजन केस में वो -13.6 आई, दूसरी कक्षा जो थी उसकी ऊर्जा हमारे पास आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा थी उसकी आई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा जो आई उसकी ऊर्जा आई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहे हैं जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। मतलब सबसे लोवेस्ट ऊर्जा जो है देखने को मिल रही है वो हमें ऊर्जा देखने को मिल रही है फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, बहुत कम है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे n बढ़ा रहे हैं, आपकी ऊर्जा जो है वो घटती चली जा रही है। आप यहाँ से ऑब्वियस देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का जो हमारे पास रिलेशन आया था -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो माइनस में क्यों आया? ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। मतलब न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बंधुआ मजदूर बना करके उसको खींच लिया है। जब यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से काफ़ी दूर में था, मतलब n = इन्फिनाइट था, तब जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नज़दीक ला रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन को नज़दीक ला रहे हैं, तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाएगा अपना और फोर्स से इसको खींच देगा। अब फोर्स, जब कोई चीज़ आपको खींच रही है तो मीन्स आपको ऊर्जा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपकी ऊर्जा तो और घटेगी। मीन्स सबसे हाईएस्ट में आपकी ऊर्जा थी, किसी ने आपको खींच ली तो आपकी ऊर्जा जो है वो मिनिमम हो गई, मतलब आप किसी के कंट्रोल में आ गए हैं।
आप ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। ये माइनस साइन यही सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधुआ मजदूर की तरह न्यूक्लियस में बंधा है और उसकी एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको रिलीज़ करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे ऊर्जा दे करके, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे इसकी ऊर्जा मैक्सिमम होते चली जाएगी और n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम होगी। लेकिन पहले ऑर्बिट में ऊर्जा जो होगी वो मिनिमम होगी। अगर हम लोग कह रहे हैं कि जीरो एनर्जी है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की जीरो एनर्जी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के बंधन में नहीं बंधा है, वो फ्री है, आज़ाद है। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में फंसा है बंधुआ मजदूर की तरह। तो हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस से, और मिनिमम सबसे एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में और सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है इन्फिनाइट ऑर्बिट में। जीरो एनर्जी कहने का मतलब हुआ कि कोई अट्रैक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बी x, मतलब स्पीड v1 जो है पहला ऑर्बिट में वो x दिया है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन है, उसका जो सेकेंड ऑर्बिट होगा, मतलब v2 निकालने पूछ रहा है हीलियम वाले केस में। तो आप इस पर सोचें कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो हम सभी जानते हैं कि जो वेलोसिटी का जो रिलेशन था हमारे पास था 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। तो हमें हीलियम का केस पूछा जा रहा है, तो हीलियम के केस में क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z हमारा हीलियम का होता है 2, और हमें सेकेंड ऑर्बिट में पूछा जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में, तो ये भी 2 हो गया हमारे पास, n इक्वल टू 2 कैंसिल होकर के एक आएगा, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1, मतलब हमारे पास सिंपली यही हमारा क्या दिया है, x दिया है। ये हमारा क्या दिया है, x, अर्थात जो वेलोसिटी होगी हीलियम प्लस आयन में सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो x ही आएगी, क्योंकि जो x है वो इक्वल है 2.18 इंटू 10⁶ के बराबर। अब हाइड्रोजन का भी निकालेंगे, इन केस ऑफ हाइड्रोजन वेलोसिटी निकालेंगे तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n, तो Z हमारा 1 होता है और n हमारा फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ 1 है। तो ओवरऑल हमारा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन वाले केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी वो इतना ही होगी जितना हीलियम वाले केस में देखने को मिल रहा है। तो सेम हमारा x ही आंसर आएगा। अगर हमें पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो वेरियस ऑर्बिट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उस ऑर्बिट में, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, अर्थात अगर हम लोग E1 रेशियो E2 की बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं। E1 का अगर निकालना हो हमें तो E1 जानते हैं हम लोग, एनर्जी क्या होती है -13.6 इंटू Z², मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n², मतलब हम लोग पहली ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 1 हो गया, फिर दूसरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो -13.6 इंटू Z² अर्थात 1 का स्क्वायर, और दूसरी ऑर्बिट की बात करें तो 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, तो आएगा हमारे पास 4:1। तो जो E1 और E2 का जो रेशियो है, अर्थात पहले ऑर्बिट की जो ऊर्जा है E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल्स टू 4:1 हमारा रेशियो आएगा। उसी तरह से E3 और E4 भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देख ली, हर एक ऑर्बिट में कितनी हो सकती है, कितना एनर्जी पोजेस करता है वो, और इलेक्ट्रॉन तभी जंप करेगा जब उसको उस दूसरे ऑर्बिट के बराबर ऊर्जा उसके पास मौजूद रहे, अर्थात एनर्जी डिफरेंस जो है दो ऑर्बिट के बीच में अगर उतना बराबर उसको ऊर्जा मिल जाती है तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वरना नहीं करेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। किसी तरह डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।